नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। आज हम दोस्तों दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला तो ये होगा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक बहुत ही बड़ा अप्रूवल दिया है और ये अप्रूवल टोटल 38,900 करोड़ रुपए का है, जिसमें कि 4-5 चीज़ों को मंजूरी दी गई है। और साथ ही साथ दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम चाइना ने जो डिप्लॉयमेंट किया है HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम का LAC के पास, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने टोटल 38,900 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस 38,900 करोड़ रुपए को जो भारत खर्च करेगा, इसमें से 31,130 करोड़ रुपए लगभग ऐसी जगह जाएंगे, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स पे जाएंगे जो कि इंडियन कंपनीज खुद ही मैन्युफैक्चर करती हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डील हुई हैं, जिसमें कि हमारे 21 MiG-29 का अप्रूवल है जो हम नए परचेज करेंगे रशिया से। साथ ही 12 सुखोई Su-30 MKI का अप्रूवल है जिसे हम HAL से परचेज करेंगे। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि काफ़ी दिन से अवेटिंग था, जो हमारे 59 MiG-29s हैं जिन्हें हम अपग्रेड करने वाले थे, UPG अपग्रेड के लिए पेंडिंग था, उन्हें भी अप्रूवल लगे हाथ मिल चुका है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ होगी और ये एयरफोर्स की ताकत में बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी हमारे एयरफोर्स की ताकत को, कि हमारे पास 33 नए एयरक्राफ्ट भी आ जाएंगे, तो लगभग 2 स्क्वाड्रन हमारे बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे जो 59 MiG-29 हैं वो भी अपग्रेड्स कर दिए जाएंगे। इसके अलावा बढ़ते हैं बाकी के इंपॉर्टेंट जो परचेज किए गए हैं उसमें। तो इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें की गई हैं, जैसे कि भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदा हुआ है। साथ ही BMP सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज और आर्मामेंट अपग्रेड्स खरीदे हुए हैं। और साथ ही एक लॉन्ग अवेटेड जो मिसाइल है हमारी, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिसे आप LRLACM कह सकते हो, ये भी परचेज करने का ऑर्डर दे दिया गया है। और साथ ही साथ अस्त्रा मिसाइल भी इसमें शामिल है, जो कि स्वदेशी तौर पे डेवलप किया हुआ एक एयर टू एयर मिसाइल है। तो इन सब के बारे में ब्रीफ मैं आपको कर दूंगा। फिलहाल अगर बजट की बात कर लेते हैं, तो ये जो हमारा टोटल बजट एलोकेट हुआ है 38,900 करोड़ रुपए का, इसमें से जो हमारे रॉकेट लॉन्चर और BMP अपग्रेड और दोनों मिसाइलें हैं LRLACM और अस्त्रा मिसाइल, इन सब की टोटल कॉस्ट है 20,400 करोड़ रुपए। और जो MiG-29 का प्रोक्योरमेंट और अपग्रेडेशन है उसकी टोटल कॉस्ट है 7,418 करोड़ रुपए। और जो Su-30 MKI है जो हम HAL से परचेज कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट है 10,730 करोड़। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों कि एक बहुत बड़ी डिफेंस डील को अप्रूव किया है DAC ने, और ये काफ़ी अच्छा है। सिर्फ अफसोस मुझे इसी चीज़ का है कि इस डील को तो काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, काफ़ी सारे चीज़ें एक साथ अप्रूव हो गई, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो अप्रूवल हुए हैं चीज़ों की, वो क्या चीज़ें हैं। तो LRLACM जो है दोस्तों, ये एक तरीके का लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, और इसे आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये जो हमारा पुराना लैंड अटैक क्रूज मिसाइल वर्जन था निर्भया, उसी का एक वर्जन है, या आप कह सकते हो एक अपग्रेडेड मॉडल है, जो कि हम एयर लॉन्च करेंगे। क्योंकि निर्भया एक लैंड अटैक वर्जन था और ये एक एयर अटैक वर्जन होगा, जो कि Su-30 MKI में इंस्टॉल किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस मिसाइल के लगने से इंडियन नेवी हो या फिर हमारी इंडियन एयरफोर्स हो, इन दोनों की पावर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम रेंज 1000 किलोमीटर तक की है। तो हमारे पास फिलहाल अभी के लिए कोई ऐसी क्रूज मिसाइल नहीं है जिसे कि एयर लॉन्च करके हम 1000 किलोमीटर तक की दूरी पे पहुंचा दें। तो ये नेवी के लिए हो या फिर हमारी एयरफोर्स के लिए, इन दोनों के ही फायर पावर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाला है। दूसरा हमारा जो BMP है दोस्तों, ये हमारा BMP हमारा एक तरीके का इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, जिसे भारत लगभग 2500 की आसपास की क्वांटिटी में यूज़ करता है। और ये हमारे कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी पुराने भी हो चुके हैं। तो इसमें जो हमारे BMP-2 और BMP-2K वेरिएंट है, उनको BMP-2M स्टैंडर्ड पे अपग्रेड किया जाना था, और ये काफ़ी दिन से पेंडिंग था, तो इसे भी अप्रूवल मिल गया है। तो इससे भी ऑब्वियस है कि हमारी आर्मी की ताकत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। साथ ही जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ रहा है इसमें, कि हमारा पिनाका जो सिस्टम था मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च, ये भी सिस्टम काफ़ी दिन से पेंडिंग था, जिसकी कई सारी यूनिट्स भारत यूज़ करता है। और अगर आपको याद हो तो कारगिल के वॉर में पिनाका ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, और तब तो इसकी रेंज काफ़ी कम थी, और अभी तो इसकी रेंज बढ़ के MK1 की 40 किलोमीटर्स की हो गई है, और जो MK2 वेरिएंट है उसकी भी 75 से 90 किलोमीटर्स तक की रेंज हो गई है। और पिनाका सिस्टम जो है दोस्तों, ये 12 रॉकेट्स को 44 सेकंड में दाग सकता है।
तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है और काफ़ी दिन से पेंडिंग था, और ये जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उस पर इनका काफ़ी गंभीर रोल होता है, तो इसे परचेज करना काफ़ी अच्छा डिसीजन फिलहाल के तौर पे है। और साथ ही अब बात कर लेते हैं चौथी चीज़ की, जो कि हमारा अस्त्रा परचेज हुआ है। तो ये आपको पता होगा दोस्तों, ये हमारा स्वदेशी तौर पे ही निर्मित एक एयर टू एयर मिसाइल है, और ये भारत की एक तरीके से आप शान कह सकते हो, क्योंकि दुनिया में कुछ गिनी चुनी कंट्रीज ही हैं जो कि एयर टू एयर मिसाइल डेवलप कर पाई हैं, और भारत भी अस्त्रा बनाकर उनमें से एक हो गया है। अस्त्रा की करंट रेंज 110 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, और इसके दूसरे वर्जन यानी कि अस्त्रा मार्क 2 वर्जन पे भी काम ऑलरेडी चल रहा है हमारा। तो अस्त्रा मार्क 1 वर्जन को लगभग 250 की क्वांटिटी में इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीद लिया गया है, और ये भी काफ़ी अच्छा फैसला है। और ये मिसाइल जब एयरफोर्स को मिल जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो Su-30 MKI हैं जिस पे अस्त्रा को टेस्ट किया गया है, उसके साथ ही साथ इन मिसाइल्स को आने वाले समय में तेजस में भी लगाया जाएगा। तो ये तो बात होगी दोस्तों टोटल परचेज की, जो कि DAC ने अप्रूव किया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परचेज है दोस्तों, इसे आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अब आप देख सकते हैं हमारे पास 36 राफेल यानी कि 2 स्क्वाड्रन लगभग हमारे बढ़ जाएंगे, और साथ ही साथ 21 MiG-29 और 12 Su-30 MKI के मिलने से हमारे लगभग 2 स्क्वाड्रन और बढ़ जाएंगे, और हमारे 59 MiG-29 अपग्रेड भी हो जाएंगे। तो इंडियन एयरफोर्स की फायर पावर काफ़ी बढ़ जाएगी, स्क्वाड्रन की क्षमता भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन वही बात एक छोटी सी मुझे डाउटफुल लग रही है कि इन सब के आने से कहीं ना कहीं MMRC 2.0 की जो डील है वो हो सकता है कि थोड़ा और डिले हो जाए, पर खैर उस पर बाद में बात करेंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं चाइना ने जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया हुआ है LAC के पास, ऐसा सुनने को आ रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चाइना ने 2 तरह के सिस्टम को सुनने में आया है डिप्लॉय किया है। पहला उनका है HQ-16 जो कि एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, लगभग आप इसे आकाश सिस्टम की तरह समझ सकते हो। इसकी मैक्सिमम रेंज 40 किलोमीटर तक की है, और ये 18 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पे काम करता है, यानी कि 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे ये किसी फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर्स वगैरह को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। और रही बात दूसरी HQ-9 की, तो HQ-9 कंपैरेटिवली इंडिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इंडिया के पास करंटली है उससे बेटर है। इसकी मैक्सिमम रेंज 200 किलोमीटर की है इंटरसेप्शन की, और इसका जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड है जहां तक ये जाके इंटरसेप्शन का काम करता है वो है 27 किलोमीटर तक का। तो ये जो इनका डिफेंस सिस्टम है ये कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर इनका एज है, क्योंकि इस तरह का डिफेंस सिस्टम फिलहाल इंडिया के पास नहीं है जो कि इतने दूर तक की रेंज में ऑपरेट होता हो। और चाइना का ये जो HQ-9 सिस्टम है दोस्तों, ये आप रशियन S-300 का पूरा कॉपी समझ सकते हो, ये सेम बिल्कुल इन्होंने कॉपी करके बना दिया है। बाकी जो HQ-16 है उसका उतना तो इश्यू नहीं है, लेकिन जो HQ-9 है वो कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स को थोड़ा सा तनाव दे सकता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास ब्रह्मोस है जो कि HQ-9 का तोड़ हो सकता है, क्योंकि HQ-9 मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मोस को इतनी आसानी से रोक पाएगा। और अगर इंडिया को HQ-9 की लोकेशन पता चल गई और किसी केस में ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि उसे नष्ट करना होगा, तो उस पर अगर हम 2-3 ब्रह्मोस को फायर कर देते हैं तो HQ-9 सिस्टम का बचना काफ़ी मुश्किल उस समय में हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा यही कहना दोस्तों कि ये जो इंडिया और चाइना के बीच में चीज़ें चल रही हैं, ये मुझे देख के कंडीशन ऐसा लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से दिखाया जाता है कि 10 घंटे 12 घंटे बातचीत हो रही है तो ये चीज़ें इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि अगर बातचीत से ही ये इशू खत्म होना होता तो ना ही इंडिया इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रहा होता, ना ही इतनी अर्जेंसी के साथ हमारे प्रोक्योरमेंट की डील अप्रूव हो रही होती DAC की ओर से, और ना ही चाइना अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को वहां पे तैनात करता। और साथ ही ये भी सुनने में आया है कि चाइना 5 से 6 गुना आर्मी को अपने तैनात कर चुका है LAC पे, यानी कि जितनी क्वांटिटी में इंडियन आर्मी के लोग वहां पे तैनात हैं उससे 5 से 6 गुना ज़्यादा क्वांटिटी में चाइनीज़ आर्मी के लोग हैं। तो ये भी अभी देखो सुनी सुनाई बात है, इस पर किस हद तक विश्वास किया जाए ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि इस तरह की चीज़ें अफवाह भी बना के चाइना उड़ाता है, ताकि इस तरह की चीज़ों से क्या होता है बातचीत के टेबल पे आप एक प्रेशर फील करते हो कि कहीं ना कहीं चाइना आपसे आगे है। तो ये एक प्रेशर क्रिएट करने का तरीका हो सकता है, चाहे वो इनका HQ-9 का डिप्लॉयमेंट हो या फिर ये बात हो कि उन्होंने 5 से 6 गुना ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे अपने मिलिट्री को तैनात किया है। तो खैर मुझे नहीं लगता कि ये सारी जो उनकी तैनाती हुई है या वो उनकी मिलिट्री की तैनाती हुई है, अगर बात क्वांटिटी में की जाए या उनके HQ-9 सिस्टम की जाए, तो इन दोनों ही चीज़ों की वजह से वो भारत को पीछे नहीं ढकेल सकेंगे और ना ही दबा सकेंगे। इंडियन आर्मी हो या एयरफोर्स हो या नेवी हो, ये सारे बिल्कुल कैपेबल है हर तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए, बशर्ते बात यही होती है कि गवर्नमेंट की ओर से विल पावर चाहिए होती है
कि हाँ हमारी जो मिलिट्री है वो स्टैंड ले सके अपना। तो इस बार देख के तो सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री को स्टैंड लेने का पूरा मौका गवर्नमेंट दे रही है। बाकी आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, पर फिलहाल के लिए ये जो डीएसी का अप्रूवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। तो बस अभी के अपडेट के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।